चप्पल लाइन से नहीं रखते। तो उन्होंने बोला देखो जिंदगी लाइन पे आ जाए, चप्पलें बिखरी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, चप्पल लाइन से आई जाएगी, जिंदगी लाइन पे लाओ। हमने चप्पल लाइन पे लगानी पूरी जिंदगी लगा, चप्पल आ जाएगी लाइन से, वो एक परंपरा में, एक वातावरण में आ जाएगी। घर में भी हम यही वो करते रहते हैं, बहुत हम मैनर्स बच्चों को सिखा रहे हो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। इससे क्या होता है, वो जो विशिष्ट व्यवहार है, शिष्टाचार है। अब देखो आप बच्चों के साथ, ये जो बच्चे, अगर आप उनके साथ अगर शिष्टाचार नहीं करो तो वो भी परेशान होने लगते, क्योंकि हमने शिष्टाचार को ही सम्मान बना दिया। उस पर कल बात हो गई थी एक्चुअली, फिर उस पर वो फिर से फैल जाए। तो एक तो ये समझ में आता है कि शिष्टाचार जरूरी हो सकता है, किसी जगह का कस्टम हो सकता है, पर वो सम्मान नहीं है। ठीक हो गया? तो एक तो ये समझ में आता है। दूसरा ये समझ में आता है अभिनंदन। अभिनंदन समझते हैं? एप्रिसिएशन, पब्लिकली एप्रिसिएशन, ये भी ठीक चीज है ना। किसी ने कोई अचीवमेंट किया, किसी ने कोई बढ़िया काम किया, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए और दूसरों को प्रेरणा मिल सके, इसके लिए उसको कुछ सामने बुला करके उसको कुछ एप्रिशिएट, उसका वो किया जाता है, उसका कुछ आभार व्यक्त किया जाता है। लेकिन फिर से वही समस्या, अगर इसको सम्मान बोलते हैं तो ये सबके साथ हो पाएगा क्या? अब रोज एक एक आदमी बुला के ताली थोड़ी ना बजवाएंगे, ठीक हो गया? लेकिन इसको सम्मान बना देने से क्या घटना घट गई कि जिस क्षण यहाँ पे मेरा अभिनंदन हो रहा है, यानी मुझको सम्मान मिल रहा है, उस समय बैठे लोगों को क्या लग रहा है? हमको नहीं मिल रहा है। तो हमने इसको इसलिए बुलाया था कि लोगों को प्रेरणा मिले, लेकिन प्रेरणा मिलती जेलसी फील होती। क्यों? क्योंकि सम्मान सबको चाहिए, आपने सारा का सारा उठा के एक ही को पकड़ा दिया, इसीलिए कंपटीशन बड़ा लगता है। क्योंकि यहाँ आने के लिए तो फिर मेरे को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभिनंदन को अभिनंदन ही बोला जाए। जैसे स्कूल में बोला कि फिर बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको आगे बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए? बिल्कुल बुलाया जाए, लेकिन उसको ये भी पूछा जाए कि ये आपने किया कैसे, इसका पूरा प्रोसेस बताओ, उसके बाद बात की जाए। क्योंकि हमको तो प्रेरणा देनी है ना। अगर एक बच्चा 90% नंबर लाया तो हमने आगे बुला के बोला कि बच्चों ये 90% नंबर लाया, तालियां बजाओ, हो गया काम। क्या प्रेरणा मिली कि 90% नंबर लाना? प्रोसेस की कुछ प्रेरणा मिली। उसको आगे बुलाओ, उसको बोलो कि ये 90% कैसे आया आपके, ये 5 प्रश्न जो ये बाकी बच्चे नहीं कर पाए वो आप कैसे कर पाए, आपने पढ़ाई की क्या योजना बनाई। उससे दूसरों को कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रोसेस से इंस्पिरेशन मिलेगा। अचीवमेंट से क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? अचीवमेंट से तो जेलसी पैदा होती है। इसीलिए जब भी समाज में किसी की तारीफ होती है हम अंदर ही अंदर कुड़ने लगते हैं। इसलिए किसी की तारीफ, और हमारी कोई तारीफ करता रहे, इसका जुगाड़ बनाता रहे। क्योंकि तारीफ प्रशंसा ही है ना, वो एक प्रकार अभिनंदन मैंने प्रशंसा है। तो मेरी कोई तारीफ करता रहे हर समय, इसी के जुगाड़ में हम लगे रहे। समझना था? तो अभिनंदन क्या है? ये अच्छी चीज है, पर वो सम्मान नहीं है। ठीक हो गया? जब ये समझ में आएगा तो हम खुल करके दूसरे की तारीफ कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी सम्मान से भरा हूं, वो भी सम्मान से भरा है। सम्मान से भरे होकर के हम दूसरे की तारीफ कर सकते हैं। अभी तो तारीफ करना सम्मान हो गया, तो उसका हो रहा है फिर मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर इसी का जुगाड़ लगाओ। तीसरा, आकर्षण। आकर्षण माने अटेंशन। अटेंशन समझ में आता है? तो किसी खास परिस्थिति में, किसी खास वजह से आप लोगों के ध्यान का केंद्र बन सकते हैं। लोग आप लोगों के अटेंशन का सेंटर बन सकते हैं।
ठीक हो गया? उदाहरण के लिए अभी अगर इस हॉल में कोई बाहर से आता है तो उसके अटेंशन का सेंटर कौन हो जाएगा? कौन होगा? मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ स्पीच दे रहा हूँ। ठीक हो गया? तो जाहिर सी बात है कि सारा अटेंशन इधर आ जाएगा। अटेंशन को ही सम्मान मान लिया, तो जब मुझे अटेंशन मिल रहा होगा तो उस क्षण आपको लगेगा कि अबे यार, जब तक यहाँ बैठ के भाषण ना दिया जाए तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। तो अब लक्ष्य ये बना कि एक दिन यहाँ बैठ के शिविर लेना, सम्मान पाने के, फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक हो गया? मान लिया जाए, ठीक है भाई साहब हमारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, मान लिया जाए यहाँ पे कुछ लोग आ जाए जिनको आईटी सेक्टर में कुछ पूछना है, तो अभी अटेंशन किधर डाइवर्ट हो जाएगा। फिर हमको लगेगा यार अब सम्मान पाने के लिए आईटी भी सीखनी पड़ेगी। फिर पता लगा कोई तीसरा ग्रुप आ गया, उसको प्रशासन से संबंधित कुछ बात करनी है, तो ज्योति जी अटेंशन सेंटर हो जाएंगे। तो अब लगा यार IAS अफसर होए बिना तो सम्मान मिलेगा नहीं, इसलिए ये हम दौड़ते रहते हैं, यही संघर्ष है, कहाँ सम्मान मिलेगा। अब ये भी बन जाओ, वो भी बन जाओ, वो भी बन जाओ। ये ठीक हो गया? तो आकर्षण अब ये जो आकर्षण का केंद्र है, मैं कितनी देर रहूंगा, इस समय मुझे आप सबका अटेंशन मिल रहा है। ठीक हो गया? जो भी बाहर से आएगा उसका, अब अगर मैं इसको सम्मान मान लूं तो जितने देर में यहाँ पे बैठा हूँ 2-3 दिन आपका अटेंशन मिलेगा। ठीक हो गया? अब उसके बाद में क्या करूंगा? तो अब अगर मुझे अटेंशन से सम्मान पाना है तो मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। फिर मैं ऑडियंस ढूंढता रहूंगा, पकड़ पकड़ के आओ तुमको सुनाता हूँ। जितना मैं पकड़ूंगा लोग उतना दूर भागेंगे, वो मुझे देखते ही भाग जाएंगे। ये आदमी से बात करनी ठीक नहीं है, पकड़ेगा और फिर क्योंकि मेरे को ऑडियंस चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन किसी परिस्थिति से आपको मिलता है, परिस्थिति बदलते ही वो अटेंशन किसी और को मिलेगा। जितनी देर आपको अटेंशन नहीं मिलेगा, आप टेंशन में रहोगे, तो फिर सारा आपकी ऊर्जा लगेगी दूसरों को अटेंशन देने। ठीक है? अब शिष्टाचार आपके साथ हर बार नहीं होगा, अभिनंदन आपका हर बार नहीं होगा, सम्मान हमको हर समय चाहिए, इसलिए सारा समय हम दूसरे का अटेंशन अपनी तरफ खींचने नहीं लगे, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सरल है। तो कोई मेरे रूप पे अटेंशन दे दे, कोई मेरे पैसे का अटेंशन दे दे, कोई मेरे पद को अटेंशन दे दे, दूसरों का अटेंशन कैसे डाइवर्ट अपनी तरफ खींचा जाए, इसमें हमारे युवाओं की सारी ऊर्जा भी कहाँ लग रही है? अटेंशन पे लग रही है। एक समय ये अटेंशन किसी समय मिलेगा, किसी समय नहीं मिलेगा, और अटेंशन दूसरों की मौज है। तो इस बारे में, इसको लेकर के एक बढ़िया है तो वो चुटकुला, लेकिन वो चुटकुला बहुत मजेदार है। चुटकुला सिर्फ इतना ही है कि एक आदमी को अटेंशन सीकिंग का बहुत कीड़ा था। जब भी वो नई गाड़ी लाता तो लोगों को दिखाता, मकान बना दिया, कभी कपड़े ले आया, जो भी वो करता था, शो ऑफ जिसको बोलते हैं, शो ऑफ उधर से आया। तो एक बार वो कोई 10-20 लाख रुपए की कोई अंगूठी खरीदता है हीरे से। 20 लाख रुपए की अंगूठी की दिक्कत यह है कि वो छोटी बहुत होती है। गाड़ी तो बड़ी होती दिख जाती है, मकान दिख जाता है, कपड़े भी दिख जाते हैं, मोबाइल भी दिख जाता है, अंगूठी जल्दी से नहीं दिखती। एक हफ्ता हो गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने अंगूठी खरीद दी है। तो वो इतना परेशान हुआ और उसको इतनी बेचैनी हुई कि उसने अपने घर पे आग लगा दी। ठीक है? अब आग लगा दी तो भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर वो उसी उंगली से सबको बताए, वहां भी जल गया, वो भी जल गया, वो भी जल गया, वो भी जल गया। तो किसी का ध्यान चला गया, अरे यार ये तो अंगूठी तेरी बहुत बढ़िया, कितने के लिए? वरना भले आदमी 3 दिन पहले पूछ लेता कि आग नहीं लगानी पड़ती। तो टुकड़ा तो यही खत्म हो जाता है। पर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये अटेंशन को पाने के लिए हमने अपनी जिंदगी में आग लगाई हुई।
हमने अपने संबंधों में आग लगाई हुई। दूसरा मुझे देखे, दूसरा मुझे पूछे, चक्कर में हमने आग ही लगाई हुई है। ये सबसे बड़ा रोग है। ये क्यों रोग है? क्योंकि शिष्टाचार के लिए विशेष प्रकार की परिस्थितियां चाहिए, अभिनंदन के लिए वो हर बार होगा नहीं, तो अटेंशन ही एकमात्र रास्ता बचता है। समझ में आता है? दो समस्याएं, इन तीनों का सम्मान मानने में दो समस्याएं हैं। एक ये सबको नहीं मिलेगा, एक ये निरंतर नहीं मिलेगा। तीसरी समस्या ये है कि ये दूसरों से मिलेगा। तो हमारी लगाम क्या है? दूसरे के हाथ में। जब मर्जी कोई भी हमको घायल कर सकता है। तो एक कहानी पुराने, जब एक समय कहानी आती थी ना कि एक राक्षस होता था। वो राक्षस रहता अजमेर में था, लेकिन उसकी जान जो है जैसलमेर में किसी किले में रखे हुए तोते में होती थी। तो अगर राक्षस को मारना है तो राक्षस को नहीं मारना है, उसके जाकर के उसके तोते की गर्दन मरोड़ दो, तो राक्षस मर जाता है। ये अटेंशन भी ऐसे ही, हमने भी कई तोते पाल रखे, जब चाहे कोई हमारी गर्दन मरोड़ दो। लोगों ने आपने ध्यान देना बंद करके आप मर जाओ। आपने बढ़िया आज 10,000 का सूट पहना था, लोगों ने देखा ही नहीं, आप मर गए। आपने बढ़िया आईफोन खरीदा था, किसी ने पूछा नहीं, आप मर गए। आप किसी के घर गए थे, उसने कोई खास प्रोटोकॉल नहीं किया, आप मर गए, है ना। आपको लगा कि मैंने कोई अचीवमेंट किया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने तारीफ नहीं की, आप मर गए। यही नर्क। तो हमने बहुत मेहनत से अपने लिए नर्क तैयार किया। हम अपने बच्चों से जैसे कई बार अपना एक जगह तो इतनी मजेदार घटना है, मैं एक स्कूल में एज ए डायरेक्टर था। एक अभिभावक मेरे पास आया कि सर ये बच्चा ना हमारा सम्मान नहीं करता, आपको कुछ करना चाहिए। मैं क्या नहीं करता है? ये रोज सुबह उठ के मेरे पैर नहीं छूता है। तो मुझे हंसी आ गई। वो कोई किसी अखिल भारतीय संस्कृति बचाओ आंदोलन के कोई बड़े लोग थे, उनको लगता था संस्कृति खतरे में जा रही है। तो मेरे हंसने पर उनको ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा जब आप 10 कभी बाहर से आते हो 15-20 दिन बाद या कुछ भी 2-4 दिन बाद, तब कर लेता है? बोला हाँ तब तो कर लेता है। मैंने कहा यार रोज रात को वो आदमी के साथ सोता है और रोज सुबह उठ के आपको नमस्ते करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कैसे चलेगा? खैर फिर उसके साथ जो भी बात करना था वो कर किया मैंने। स्थिति ये है। तो हमने क्या है, अपने बच्चों को भी हम सम्मान के नाम पे सब यही सिखा रहे हैं। अभिनंदन और शिष्टाचार हम सिखा रहे हैं, अटेंशन बाकी बाजार सिखा रहे हैं। तो अभिनंदन और शिष्टाचार थोड़ा कठिन जुगाड़ है, क्योंकि शिष्टाचार के लिए आपको उम्र में बड़ा होना पड़ेगा, पद में बड़ा होना पड़ेगा। अभिनंदन के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अटेंशन थोड़ा सस्ता जुगाड़ है। महंगे कपड़े खरीद लो, बाल इधर कर लो, बाल रंगा लो, फटे हुए कपड़े पहन लो। हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और फटा हुआ कपड़ा खरीद के लाते हैं। सब अटेंशन का ही खेल है ना। इसीलिए माइकल जैक्सन सिर्फ इसी डिप्रेशन से मरा कि उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। हुआ नहीं था, होने के अनुमान भी उसको जो है डिप्रेशन में डाल दिया। अपने सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इसलिए ये जो बच्चों का टैलेंट शो होता है, ये इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जिस उम्र अटेंशन को झेलने की भी एक क्षमता होती है, उसको बचाने के लिए भी एक लेवल चाहिए ना, नहीं तो अहंकार सर पे चढ़ जाता है ना। तो अटेंशन को बचाने की भी एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वो है नहीं। इतना अटेंशन उसको मिल जाता है कि वो उसको बचा नहीं पाता। इसलिए जितने भी आपके बच्चों के टैलेंट शो में जितने भी बच्चे आप उनका लिस्ट देखिए ना, कोई एक आध निकलता है, बाकी की कोई कहानी नहीं पूछता, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। और इतना अटेंशन को उनको आदत पड़ जाता है, वो मिलता नहीं है, लेकिन कोई इससे बात नहीं कर रहा।
क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है, सबको सेलिब्रिटी बनना है, इसलिए सबको फेसबुक पे रील बनानी है। सारे रील क्यों बननी है? अटेंशन। कई कोचिंग सेंटर हैं, जैसे आप देखेंगे हजार बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्टेड 2 या 3 होते हैं। लेकिन वही है कि उन 90 की कहानी कोई नहीं बताता, उल्टा सिस्टम चल रहा है। वही है, क्योंकि उनका अभिनंदन हो जाता है, पोस्टर लग जाते हैं, तारीफ हो जाती है, अटेंशन उनको सब मिल जाता है, सबको लगता है कि हाँ ठीक। तो 2 समस्याएं हैं, ये सबको नहीं मिलेगा, निरंतर नहीं मिलेगा, और दूसरी झंझट ये है कि दूसरे से मिले, दूसरे की मौज है, वो आपके साथ प्रोटोकॉल करे न करे। एक दिन में आया, आपने बढ़िया कुर्सी दे दी, दूसरे दिन आपका मूड बदल रखा है, हमें नहीं पूछी, मेरा तो मरना हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर ये सम्मान नहीं है तो फिर सम्मान क्या है? इसको थोड़ा देखें। जैसे पहले तो ये पता चल गया कि सम्मान एक भाव है, भावी है, भाव का मतलब वैल्यू है। तो जैसे ये पेन है, इस पेन का क्या वैल्यू है? इस पेन का क्या वैल्यू है? ये लिख सकता है, इसकी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता इस पेन के साथ है या जब मैंने इसको हाथ में लिया तब आया? हाथ में आने के बाद ये लिखने की योग्यता बनी। अभी मैंने पेन, अभी इसकी लिखने की योग्यता खत्म हो गई। इसकी उपयोगिता अभी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? इसकी वैल्यू अभी भी है कि नहीं? इसकी वैल्यू अभी नहीं है। इसकी लिख सकने की जो वैल्यू है, इसकी लिख सकने की जो उपयोगिता है, लिख सकने की माने उससे लिखा जा सकता है, उसके लिखने की जो उपयोगिता है वो अभी पेन के साथ है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इनकी वैल्यू जो हाथ में है अब इसी खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इसके साथ बनी हुई, मैं केवल उस उपयोगिता को पहचानता हूं। इसकी उपयोगिता इसके साथ बनी हुई, मैं केवल इसको पहचान रहा हूं। ठीक हो गया? इसका मतलब वैल्यू इसमें है ही, मैं पहचानूं नहीं पहचानूं, इसकी वैल्यू इसके साथ बनी हुई। समझा? तो इसका मतलब उपयोगिता ही क्या है? सम्मान। समझा? किसी की भी उपयोगिता ही उसका क्या है? सम्मान। तो मानव का सम्मान क्या होगा? है? तो होने से क्या होता है? उसकी उपयोगिता, है ना? तो मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। क्योंकि यही मेरी वैल्यू है। यही अब ये सम्मान बाहर से पाने की चीज है कि मेरे अंदर आने वाली चीज है? मैं मेरी उपयोगिता को बाहर से वो मिलेगी या मैं उसको खुद ही बढ़ा सकता हूं? जैसे जैसे मेरी उपयोगिता बढ़ेगी वैसा वैसा क्या होगा? सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो सम्मान बेसिकली अपने अंदर पैदा होने वाली चीज। जैसे जैसे मेरी उपयोगिता बढ़ती है वैसे वैसे मेरा सम्मान बढ़ता है।
जिस दिन मैं उपयोगी नहीं रहूँगी, मेरा कोई सम्मान नहीं होगा, तो मैं परेशान हो जाऊँगी उसी दिन से। मतलब और बुजुर्ग जो होते ठीक ठीक, बढ़िया। सवाल सबको पकड़ना है। अभी भी जब आप महात्मा बुद्ध का नाम आपके मन में आता है, जुबान पे आता है, तो मन में कैसा भाव आता है? सम्मान का भाव आता है कि नहीं आता? बुद्ध अभी समर्थ है कि असमर्थ है इस समय? अभी वो कुछ समझा रहे हैं। उपयोगिता कभी खत्म नहीं होती। एक्सप्रेस ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, उपयोगिता मेरे साथ बनी रही। कभी मैं उसको एक्सप्रेस करने की स्थिति में हूँ, जैसे मैं अभी कुछ आपके साथ कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो आप इसको पहचान पा रहे हैं, तो आपके अंदर मेरे प्रति कोई एक भाव पैदा हो रहा है। लेकिन मेरी उपयोगिता तो मेरे साथ हमेशा ही बनी रहेगी। समझना है? तो मैं मेरे सम्मान के साथ बना ही रहूंगा, आप उसे अपनी अपनी समझ के अनुसार पहचान लें। उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। अभी हम उपयोगिता किस रूप में देख रहे हैं? अभी हम खाने पीने को लेकर उपयोगिता देख रहे हैं। ये समझ, ये बात नहीं है। उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। सर, शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। है? सम्मान की चाह ही नहीं होनी चाहिए इंसान में। अगर चाह है, इच्छा है, डिजायर है कि मुझे सम्मान मिले, तो वो निश्चित रूप से परेशान करेगा। तो यह सृष्टि आपके हिसाब से चलेगी या आप सृष्टि के हिसाब से चलोगे? सृष्टि चाहना होनी चाहिए, ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये सब मानवों में है कि नहीं? मैं तो मेरा ही आकलन कर सकती हूँ, मेरे ही वो बना सकती हूँ आदर्श। अभी आप जिसको बोल रहे हैं कि मुझे सम्मान की चाह नहीं है, बेसिकली वो ये 3 जगह पे लोग आपके साथ, आप किसी खास वजह से आपके साथ प्रोटोकॉल करें, आपका नाम दें, आपको लगता है कि ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि अपने पास कुछ है। वो नाम की चाहना की बात करें, लोग उनको पहचानें, वो एक अलग तरीके से। मैं मानवता के लिए उपयोगी हूँ, ये मेरे को समझ में आता है, तो मैं अपने सम्मान के भाव के साथ बना रहता हूँ। उसकी बात। दूसरा तो तब पहचानेगा ना जब उसकी समझ होगी वैसे। जैसे एक फिजिक्स का टीचर, एक IT का टीचर अपनी पूरी योग्यता के साथ हमेशा बना रहता है। अब मेरे को फिजिक्स ही नहीं पढ़नी है, तो मैं क्यों पूछूंगा उनको? इससे उनकी जो फिजिक्स की उपयोगिता, फिजिक्स को पढ़ाने की जो उनकी उपयोगिता है, वो खत्म हो जाएगी क्या? लेकिन जिसको फिजिक्स पढ़नी होगी वो उनको पहचान पाएगा। लेकिन अगर वो तभी सम्मानित महसूस करेंगे जब कोई उनसे फिजिक्स पूछेगा, तो फिर क्या हो गया? लगाम दूसरे के हाथ में आ। मैं अपनी योग्यता के साथ, जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसके लिए उपलब्ध, नहीं भी पूछेगा तो भी मैं अपनी योग्यता के साथ, मैं अपनी उपयोगिता के साथ हमेशा बना हूं। सामने वाला अपनी जरूरत, अपनी योग्यता के अनुसार मुझे पहचान देगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। समझ में आता? इसीलिए हम महापुरुषों का सम्मान कर पाते हैं। कर पाने का मतलब अपने अंदर एक भाव पैदा होता है। क्या स्वीकार होता है? बेसिकली सम्मान का भाव आना, भाव को बोला स्वीकृति। तो बेसिकली हमको सामने वाले की कोई श्रेष्ठता स्वीकार हो जाए। तो बुद्ध की कोई श्रेष्ठता हमको स्वीकार होती है, महावीर जैन की कोई श्रेष्ठता स्वीकार होती है, किसी भी व्यक्ति को कोई श्रेष्ठता स्वीकार होती है। तो श्रेष्ठता स्वीकार होने के लिए भी अपने अंदर कोई दृष्टिकोण होने की जरूरत है। पर अगर सामने वाला मेरी श्रेष्ठता को नहीं पहचान रहा है, इससे क्या मेरी वो खत्म हो गई, योग्यता खत्म हो गई। अभी जिसको आप बोल रहे हैं वो यही है कि मैं उपयोगी हूं कि नहीं, ये कोई दूसरा बता रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं उपयोगी हूं कि नहीं।
इसीलिए दूसरे से डिमांड लगी है, इसीलिए दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी। मैं अपनी उपयोगिता के साथ बना हूं, दूसरा उसको पहचान देता है तो मैं उसके लिए सहयोगी के रूप में वो हो जाता, इसको सम्मानपूर्ण। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि सम्मान मेरी भीतर की स्थिति है। जैसे जैसे मेरी उपयोगिता बढ़ती जाती है वैसे वैसे समाज मेरे सम्मान को पहचानने लगता ही है। और नियम ये कहता है कि आप उपयोगी हों और समाज उसको पहचाने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नियम ही नहीं। अब उपयोगिता को देखते हैं, मानव की उपयोगिता को देखते हैं। तो मानव जो है, छोटा बोर्ड होना भी एक दुख है। तो मानव दूसरे मानव के लिए कितने प्रकार से उपयोगी हो सकता है। तो मानव की उपयोगिता यानी मानव का सम्मान, यानी मानव का वैल्यू, यानी मानव की श्रेष्ठता। एक, आप किसी के जिंदा रहने में सहायक हो सकते हो, सहयोग देते हो, यह भी मानव की एक उपयोगिता है। किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को कपड़े दिला दिए। और वैसे भी समाज, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, समाज उनको सम्मान की नजर से देखता है कि नहीं देखता? जो एक्चुअल में करते हैं समाज उनको देखता ही। ठीक हो गया। दूसरा, आपने इससे एक कदम आगे बढ़ाया और जिंदा रहने लायक कोई स्किल उसको दे दी, उसकी योग्यता बना दी कि वो खुद ही जिंदा रह सकता है। ये भी आपकी उपयोगिता है। इसीलिए शिक्षक का सम्मान सामान देने वालों से ज्यादा है। शिक्षक कोई सामान नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्किल दे रहा है कि वो खुद ही जिंदा रह सके। इसीलिए शिक्षक का स्थान समाज में थोड़ा ऊपर ही माना है। ठीक हो गया। तीसरा है, किसी को जीने लायक बना दे। जीने लायक बने, जीने लायक का क्या मतलब है? वो क्या चाहता है मानव? निरंतर सुख पूर्वक जीने की समझ, यानी कोई ज्ञान उपलब्ध करा दे। तीन तरह से मानव दूसरे मानव के लिए उपयोगी। जिनको भी हम महापुरुषों के रूप में सम्मान देते हैं, वो इनमें से कौन से प्रकार में आते हैं? महापुरुषों के रूप में हम किनको जानते हैं? जिन्होंने खाना कपड़ा उपलब्ध कराया, या जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, या जिन्होंने कोई ज्ञान। क्योंकि फाइनली मानव जीना चाहता है, तो जिन भी महापुरुषों ने जीने के लिए कुछ किया, जीने की कोई समझ देने की कोशिश की, समाज ने उनको लंबे समय तक याद रखा और अभी भी रखा। इसीलिए बड़े महापुरुष 2500 की 3000 साल बाद भी जीवित, उनका नाम है। अब हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें, तो आप शुरू में उनको खिला पिला जिंदा रख रहे हो, उसके बाद आप उनको पढ़ा लिखा करके जिंदा रहने लायक बना दे रहे हो, उतना उतना सम्मान वापस करते हैं। अब आपको उससे ज़्यादा सम्मान चाहिए तो आपको ज़्यादा ही उपयोगी होना पड़ेगा, यानी उनको समझदार बनाने की उपयोगिता आपके अंदर आनी पड़ेगी। तो आपको समझदार होना पड़ेगा।
आप समझदार होंगे तो आप अपने बच्चों को समझदार बना पाएंगे। आप अपने बच्चों को समझदार बना पाएंगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं। सम्मान कौन करता है? समझदार करता है कि बेवकूफ करता है? अगर वो समझदार हम बना पाए, वो सम्मान नहीं करेगा, ऐसा होगा नहीं, चांस ही नहीं। ये सम्मान की कहानी है। तो सम्मान बेसिकली अगर ये अपने को पकड़ में आता है तो दूसरे से सम्मान पाने का जो बोझ हमारे ऊपर, इस बोझ तले हम पिस रहे हैं, ये बोझ अगर हल्का हो जाए, अब जिंदगी बहुत आसान हो जाए। अब काम इधर है, ये तो अभी काम उधर है ना। इसने मेरे साथ प्रोटोकॉल शिष्टाचार नहीं किया, इसने मेरे को ध्यान नहीं दिया, है ना, इसने मेरी तारीफ नहीं की, है ना। तो आप ये चाहते हैं कि आप किसी को 100 रुपये दें और वो जिंदगी भर जो है आपकी तारीफ करता रहे, पूरे अजमेर में गाना गाता रहे कि आप उसको 100 रुपये दें। वो 100 रुपये बेचारे के अगले 1 घंटे में खत्म हो गए। जितनी देर उसके पास 100 रुपये थे और जितना उसने 100 रुपये का खाना खाया, उतने समय तक उसने आपको भूख याद रखी, लेकिन शाम को उसे फिर भूख लगेगी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि 100, ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हमने बच्चों को पाला पोसा, उनको जिंदा रखा, उनको जिंदा रहने लायक बनाया, बस वो हमारे आगे बीत जाए, जिंदगी भर हमारी तारीफ करते हैं, जिंदगी भर हमारे साथ शिष्टाचार का पालन करते हैं, है ना। मैं वो 50 साल का भी हो जाए उसके बाद भी मुझसे पूछ करके काम करे, क्यों? क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया लिखा है ना। एक एक बात मुझसे पूछ करके करे, शिष्टाचार, ठीक है। हर समय बैठ के मेरी तारीफ करता रहे कि आपने मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया। यकीन मानिए कि अगर आपने उसकी समझ में योगदान दिया, नियम ही नहीं है अस्तित्व का कि उसको पहचान ना सके। एक मानव के रूप में हम नहीं ऐसा कर नहीं सकते, वरना 2500 हम 10 दिन पहले आदमी को याद नहीं रखते। हम 2500 साल पुराने आदमियों की मूर्ति बना करके और तमाम ये सब करके वो करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली वो स्वीकार्यता है कि हाँ कुछ उपयोगी थे वो मानव जाति। तो सम्मान पकड़ में आए बात। तो सम्मान ये अपनी उपयोगिता को बढ़ा देना ही सम्मान पाने का एकमात्र डिजाइन। तो 2 जगह हम अपनी संतानों के लिए उपयोगी हैं, उतना हमारी संतानों से हमको मिल जाता है, लेकिन जब तक वो तीसरा नहीं मिला वो इन 2 को भी ठीक से एक्नॉलेज नहीं कर पाए। क्योंकि समझदार आदमी ही क्या करेगा? एक्नॉलेज कर पाएगा कि कुछ हुआ। तो वो जीना चाहता है, तो उसके लिए उसको समझ देनी है। तो भैया कल के दिन उसको अपनी पत्नी के साथ रहना है, वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाके केवल पढ़ाई उसके लिए मुद्दा नहीं है, उसके बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी, उसके सामने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी, उसके सामने बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन आएंगे, इमोशनल डिसीजन आएंगे। उसको बहुत सारे समय में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम उसके साथ कब बात कर रहे हैं? इसके लिए हमारे पास उसके लिए क्या डिजाइन है? हमारी बिटिया कल के दिन बड़ी होगी, कल के दिन उसको जब समाज में वो जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसको बहुत तरह के अट्रैक्शन से वो गुजरेगी, बहुत तरह के लड़कों के ध्यान से या लड़कियों के ध्यान से वो गुजरेगा। वो बहुत सारी चीजें जो उसके इमोशनलों में जो चेंज आएगा, इतनी सारी चीजें उसके साथ होंगी। उसके लिए हमारी क्या तैयारी? कितनी तैयारी है? देखो, खानदान के नाक मत कटा। बाहर जा रहे हो, खानदान के नाक मत कटा। वो बेचारा इसी डर में जीता है कि खानदान के नाक में कट जाए। कितने इमोशनली और कितने
विचारों के कितने उतार चढ़ाव से एक बच्चा जूझता है, इसकी कल्पना नहीं है कभी हम। मेरे बेटे ने 8वीं में मुझसे पूछा था, मैं आया ऐसे ही, मैं हर महीने में 15-20 दिन बाहर रहता हूँ, वो आया, उसने कहा कि मेरे को आपसे बात करनी है। तक क्या? तो 8वीं में क्योंकि देश विकास कर रहा है, तो जो चीज़ें कभी 20-22 साल में या कॉलेज में जाके होती थी, वो अभी है ना, टेलीविजन बाबा की कृपा से वो घर घर मतलब वो 7वीं 8वीं में हो रही है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि ये जो भी अफेयर का मामला होता है, ये क्या मामला है, ये तो अलग मुद्दा है। उसने जो बात बोली मुझसे कि मैं इस पे बात करना चाह रहा था, कई लोगों से सवाल करना चाह रहा था, पर कोई था नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा। वो सब उससे उलझ रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या जो भी मैं उसको बता पाया हूँ, जो भी उसमें हो, तो वो इतने इमोशनल से जुड़ेगा। जिस दिन बच्चा कॉलेज पहुंचता है, आपको क्या लगता है, उसको केवल वही समस्या है कि नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। उसके सामने पीयर प्रेशर होता है, तो 2 बच्चे शराब पी रहे हैं, 2 बच्चे नहीं पी रहे हैं, 2 बच्चे अफेयर कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, कोई इसको छोटा बोलेगा, कोई इसको बेवकूफ बोलेगा, कोई इसको ओल्ड फैशन बोलेगा, कोई इसको कुछ बोलेगा। कैसे वो इन सबको झेलेगा? कैसे वो ये जो सामान का आकर्षण है, एक बच्चा आईफोन लेके आ रहा है, उसके पास एंड्रॉइड फोन है, इसको लेके उसके मन में जो उथल पुथल मचेगी, कभी है ना, कभी टीचर उसको कुछ बोल देगा, ये जो सारा है, इसको इमोशनली जो उसको प्रॉब्लम होने वाली है, भाव के लिए जो उसको कल के दिन दिक्कत होने वाली है, या भाव के रूप में उसके सामने जो कल प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए हमारे पास क्या तैयार है? आर्थिक जो समझ, उसके सामने जो आर्थिक प्रश्न आने वाले हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उसको हल भी कर ही देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा, पर उसके सामने जो भाव की समस्याएं आने वाली है, भाव से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, उसको लेकर वो कैसे हैंडल करेगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये निकोरा में एक शिविर हो रहा था, जो अभी नागपुर में वो लड़की है, तो वो इंग्लैंड में पढ़ती थी, और उसके मम्मी पापा उसको बहुत ज़बरदस्ती थोड़ा लाए थे शिविर में। लेकिन शिविर के बाद उसने ये बोला कि यहाँ ये इतने बुजुर्ग माने हम जैसे प्रौढ़ लोग क्यों बैठे हुए हैं, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमको है। बोला आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। वेल सेटल्ड पढ़ी लिखी लड़की, बढ़िया क्वालिफाइड लड़की, बढ़िया अंग्रेजी बोलती है, इंग्लैंड में पढ़ती है, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसको एक बहुत बड़ा जॉब मिलने वाला है, ठीक है। इसके बावजूद उसका ये कहना था कि आपको अंदाजा नहीं है कि हम किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, कितना अकेलापन हमारे अंदर है, कितनी इमोशनल प्रॉब्लम हमारे अंदर है, आप सबको खबर ही नहीं है इसका। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने दसियों इमोशनल प्रॉब्लम है, हमारा उससे टैकल करने का हमारे पास कोई तैयारी नहीं, तो फिर तो एक्सीडेंट होंगे ही। उस एक्सीडेंट में कोई बच जाएगा, कोई कम घायल होगा, कोई ज़्यादा घायल होगा, कोई निपट ही जाएगा। ये वैसे ही है कि जैसे हमारे पास अगर ट्रैफिक की फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है, तो एक्सीडेंट होने ही है, उसमें तुक्के से कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को ज़्यादा चोट लगेगी, किसी को कम चोट लगेगी, ये सब चलता रहेगा। तो हमको अपनी उपयोगिता माँ बाप के रूप में क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। हमको भाव की समझ पे अपना कमांड करनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से हमने काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए, पढ़ाई लिखाई के मामले में हम ठीक ठाक स्थिति में आ गए, हमारे बच्चे तो काफ़ी शरीफ हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो पढ़ ही लेते है ना, दीवार मार के बंक नहीं मारते, गुटखा नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते। एक छोटी सी कहानी के बाद इसको लंच के लिए जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा 12th तक था, जैसा बच्चा हम सामान्य रूप से चाहते हैं, जो हमारी ऐसा वो बच्चा था, उसको आदर्श है ना। 12th तक आते आते उसका कोई अफेयर का झंझट नहीं था, उसके अंदर कोई ये किसी भी तरह का ड्रग्स का, नशे का कोई वो नहीं था, मोबाइल का कोई एडिक्शन नहीं था, एकदम बढ़िया, घर आके मम्मी की मदद भी करता था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इसको इंजीनियरिंग नहीं करनी, इसको कुछ और कुछ करना है। मम्मी के मायके में सारे इंजीनियर थे,
तो ये उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि आप ये बताओ कि आप मायके कितने समय जाते हो साल में? बोला इतना रेगुलर नहीं जाना होता है, 2-3 बार जाते हैं। तो 2-3 बार में जाके बच्चों के बारे में कुछ बात होती होगी। उस समय में कोई पूछता होगा आपका बेटा क्या कर रहा है, तो आप गर्व से बोल सको कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। केवल उसके लिए आप इसकी पूरी जो खूबी है आप उसको नकारते हैं। ये ऐसा ही होता है। हम बोल सकें, वो जिंदगी में कितने मौके आते हैं? गिने चुने 10-15 मौके आते हैं। अब शादी ब्याह में जाते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है, वहां हम जवाब दे सकें कोई, इस चक्कर में क्या है हम अपने बच्चों को तैयार करें। जबकि आधे से ज्यादा जिंदगी तो उसने हमारे साथ ही गुजार दी है, उनके साथ थोड़े ना गुजार दी है जिनके चक्कर में हमने अपने बच्चे का करियर बनाना है। तो हमको पता ही नहीं है, वो एक अलग ही इमोशनल उससे जूझ रहा है। उसको माँ को भी नाराज नहीं करना है, उसको इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, हमारा कोई तैयारी नहीं। तो भाव की समझ पे हमको काम करने की जरूरत है। भाव की दुनिया बड़ी दुनिया है और सरल दुनिया है, कठिन नहीं है, वो हमने बनाई है। ये ठीक हो गया? लंच किया जाए। तो न्याय का याचक है मैंने भाव की समझ चाहता है, समझ रहा? तो भाव की समझ हमको होगी तो हम उसको दे पाएंगे, तो न्याय कर पाएंगे। हम कर पाएंगे तो वो आगे न्याय कर पाएंगे। ठीक हो गया? चलिए भोजन करें, अपने अंदर थोड़ा क्लैरिटी आती रहे। तो कहां तक बात पहुंची? कहां तक बात पहुंची? कोई बता पाएगा कुछ? जी माइक वाइक कीजिए, किसी कोई बताए कहां तक बात पहुंची? है ना? हाँ, ठीक। क्यों नहीं करते? है ना? हाँ। बदलता ही रहता है। और क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते? क्योंकि हम ये मानकर ही चलते हैं कि ये हमारा अधिकार है ना? ठीक। इसलिए अभी क्या बात हुई थी? संबंध का मतलब है मैं अपनी भागीदारी को स्वीकार करूं, है ना? अभी क्या कर रहे हैं हम दूसरे की जिम्मेदारी को तय कर रहे हैं। दूसरा क्या क्या करेगा, है ना? और दूसरा क्या क्या करेगा ये भी तय करते हैं, और साथ में ये भी चाहते हैं कि इसको बताना ना पड़े। वो लिस्ट हमने अपने अंदर रखी हुई, उसको बताते भी नहीं, और ये चाहते हैं कि वो बिना बताए मान समझ जाए। ठीक। इसलिए संबंधों में ये मुंह बनाना चलता रहता है। पकड़ में आता है? तो भाव कुछ पकड़ में आया? भाव कुछ पकड़ में आया? हमारी स्वीकृतियां ही हमारा भाव, क्या क्या हमने स्वीकार किया हुआ है। तो अगर हमने ऐसी चीजों को स्वीकार किया हुआ है जो लगातार बदलती रहती हैं, तो उसके साथ हमारा भाव भी लगातार बदलता रहेगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि ये भाव हमारा, यानी कि जो ये भाव है, ये जो होना है, क्योंकि भाव कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए। तो भाव माने जो
जिस जिस चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं वो भी कोई निरंतर चीज होगी। तो संबंध निरंतर है, संबंध हमेशा हमेशा से है ना। एक माता पिता के रूप में मैं रहूंगा कि नहीं, एक दिन मेरा शरीर भी निकल जाएगा, मेरे बच्चों का भी शरीर चला जाएगा, हम सबके शरीर चले जाएंगे, लेकिन माता पिता का संबंध हमेशा रहेगा, पति पत्नी का संबंध हमेशा रहेगा, संबंध हमेशा से है। पिता पुत्र का संबंध हमेशा से है, माता पुत्र का, माता पिता संतान का संबंध हमेशा से है। तो संबंध निरंतर है। तो संबंध की स्वीकृति से संबंध के प्रति कोई भाव है, ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा माता पिता संतान के संबंध की कहानी को देखते हैं। माता पिता संतान संबंध, एक संबंध, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, हम न्याय को समझ रहे हैं, ठीक है। और न्याय का बच्चा क्या, कल क्या बात हुई थी, बच्चा जिज्ञासु होता है, दूसरा वो जिस चाहना के साथ धरती पे आता है वो न्याय की याचना के साथ, वो हमेशा न्याय चाहता है, कर नहीं पाता क्योंकि योग्यता नहीं है ना, लेकिन चाहना के साथ बना हुआ है। तो न्याय क्या है, न्याय कौन करेगा, न्याय मानव मानव के बीच में ही होगा, और तो कोई न्याय करेगा नहीं। मानव मानव के बीच में न्याय होगा तो इसका मतलब कोई संबंध होगा, क्योंकि किसी संबंध में ही न्याय होता है। संबंध में क्या है, कुछ अपेक्षाएं, वो अपेक्षाएं अगर असीमित हुई तो कभी पूरी हो पाएंगी, नहीं पूरी हो पाएंगी। इसका मतलब है कि और अपेक्षा विहीन संबंध होता नहीं है। कई बार हम ये बोलते हैं कि अपेक्षाएं मत रखो, ऐसा भी हम एक भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं ना कई बार, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो नेचर का डिजाइन ही नहीं। अपेक्षा तो है, ये अपेक्षा अगर निश्चित है तो निश्चित अपेक्षा रखना भी न्याय है और उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी न्याय है, दोनों साइड। अपेक्षाओं को निश्चित करना और वह अपेक्षाएं निश्चित करनी है कि वो निश्चित हैं। जैसे हमने पहले दिन कल क्या बात की थी, व्यवस्था है कि व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था है, अपने को केवल पहचानना है। तो संबंध के बीच में भी जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित ही हैं, हमको केवल उनको पहचानना है। बहुत सरल काम है, छोटा सा काम, पहचानने का काम बहुत छोटा सा। जी, अभी जो संबंधों का दुख है वो इसीलिए कि अपेक्षाएं असीमित हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला मेरी अपेक्षाएं पूरी कर दे, तो जब वो असीमित है तो पूरी कैसे करे, तो झंझट रहने वाला है। तो या तो हमारी चाहना ही गड़बड़ है, या अपने को देखना पड़ेगा कि यह अपेक्षाएं निश्चित हैं या नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अपेक्षाएं निश्चित हैं, हर संबंध में अपेक्षा निश्चित है, हमको केवल उसको पहचानना है। उन्हीं अपेक्षाओं को किया जाए जो अपेक्षाएं निश्चित। जैसे उदाहरण के लिए हम माता पिता संतान पे आते, एक संतान की अपने माता पिता से क्या अपेक्षा है जो निश्चित है, वो क्या है, वो तो हाँ वो भी है, और वो तो बहुत बात की बात है। जो निश्चित है वो क्या अपेक्षा है, पालन पोषण। तो संतान की जो अपेक्षा है माता पिता से वो है
शरीर के पोषण की अपेक्षा है। यह अपेक्षा निश्चित है कि नहीं है? फिक्स है? आप इसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? तो संतान की अपनी माता पिता से एक निश्चित अपेक्षा है कि मेरी माता, ऐसा वो बोलता नहीं है, ये उस अपेक्षा के साथ ही कि मेरे माता पिता मेरा पालन पोषण करेंगे ही। इस विश्वास के साथ तो वह आपका दिया हुआ खाना खा लेता है ना, आप जो भी बनाते हो वो खाता है ना, इस विश्वास के साथ खाता है। उसको विश्वास ही है कि वो मेरा पोषण ही करेगा। विश्वास ना हो तो क्या करेगा? अगर आपका किसी आदमी पे भरोसा ना हो तो उसको दिया हुआ खाना खा लेंगे, है ना? इसीलिए राजा के साथ हमेशा ये चखने वाला बना रहता है, क्योंकि उसे किसी पे भरोसा ही नहीं था। समझना? तो एक संतान की अपने माता पिता से यह अपेक्षा है कि वो उसके शरीर का पोषण करे। ये ठीक हो गया? दूसरी अपेक्षा यह है कि वो मुझे समझाएं। क्यों समझाएं? क्योंकि वो जिज्ञासु होता है। जिज्ञासा शांत करे। बच्चा जिज्ञासा सवाल पूछता है ना आपसे। बच्चा क्या करता है? दो ही चीज करता है, खाना मांगता है, सवाल पूछता है, खाना मांगता है, सवाल पूछता है। ठीक है? एक समय आता है कि खाना कम मांगता है, सवाल ज्यादा पूछता है। तो ये अपेक्षाएं निश्चित है कि नहीं है? हमको इसे कुछ तो पहचानते ही है, अपन इसको पहचाने कि नहीं पहचाने? अब इसमें असीमित क्या है? कुछ असीमित है इसमें? दो ही अपेक्षाओं के साथ संतान अपने माता पिता के साथ है। पूरी सृष्टि में चार ही चीजें हैं। पूरी सृष्टि में चार चीजें हैं: पदार्थ, प्राण, जीव, मानव और इनके साथ एक और चीज है स्पेस। इन पांच चीजों के अलावा कोई भी सृष्टि में कोई भी वास्तविकता नहीं। इसकी सारी जिज्ञासाएं इसी में। इसके बाहर क्या पूछेगा? इसके बाहर कुछ पूछेगा? इसका सवाल क्या होगा? ये पंखा कैसा है? ये पेड़ किसने बनाया? ये जानवर कुत्ता भौंक क्यों रहा है? इसके, है ना? आदमी क्या कर रहा है? इन सबसे रिलेटेड हो। संख्याएं आप बोल सकते हैं, लेकिन वो उसका फ्रेमवर्क फिक्स है। ये ठीक है? इस पे कोई सवाल? इस पे कोई शंका? यहां तक ठीक है? समझ में आता है? समझ पकड़ में आ रहा है? तो माता पिता की अपनी संतान से ये निश्चित अपेक्षा है कि वो मुझको समझाएं, यानी मेरी जिज्ञासा शांत करें और मेरे शरीर का पालन पोषण करें। जैसे ही मैं अपने संतान के शरीर पोषण की स्वीकृति मेरे अंदर आती है, इसी स्वीकृति का नाम है ममता भाव। इसी को मूल्य भी बोलते हैं। एक मां के रूप में जैसे उसके गर्भ में उसको बच्चे की सूचना आती है, उसी क्षण उसको यह स्वीकार हो जाता है कि ये मेरा है और इसके पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। उसी दिन से उसका जो खाना पीना है वो अपने को कम ध्यान में रखते हुए उसके गर्भ में जो बच्चा उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा हो जाता है। ये ममता भाव।
जब शरीर वो बच्चा बाहर आता है तो उसके बाद पिता के अंदर भी एक स्वीकृति आई जाए कुछ हद तक। पहुंचा पाए? ठीक। तो ममता भाव क्या है? शरीर पोषण की स्वीकृति। ये स्वीकृति होगी तो कुछ करेंगे भी, कुछ करेंगे भी। वो ममता का कोई प्रदर्शन तो होगा कि नहीं होगा? तो वो कैसा होगा? तो संतान की शरीर पोषण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की जो स्वीकृति है, उस भाव का नाम है उदारता। ये भी एक मूल्य है या भाव। तो ममता के साथ उदारता जुड़ी रहती है, तो मां उदार हो जाती है, तन मन धन का अर्पण हो जाता है, फिर वो अपने शरीर से ज्यादा अपने बच्चे के शरीर के प्रति ध्यान रखती है। तो ममता के साथ उदारता का आना क्या है? निश्चित। ममता है और उदारता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। उदारता का मतलब बिना प्रतिफल, उससे कोई, उसके बदले में कुछ मिलेगा, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है उससे। लेकिन ममता की समझ नहीं हुई तो एक दिन हम ये सुनाते रहते हैं कि तेरे लिए हमने इतना किया, तेरे लिए रात भर जागी, तेरे चक्कर में ये किया, तेरे चक्कर में वो किया। फिर वो एक दिन बोल ही देता है कि मैंने थोड़ी ना बोला था पैदा कर। ऐसे मतलब ये रियल बात है। ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने ये सुना है, यार आज 24 घंटे सुनाते रहोगे उसको तो बोल ही देगा, हैं? हाँ, फिर ये बोलते हैं कि भैया ये आपको करना ही था, तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया। सभी माँ बाप अपने बच्चों को पाल। क्यों? क्योंकि जो उस समय स्वीकृति थी वो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वैसे वैसे स्वीकृति बदलती चली, क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानता, मेरे हिसाब से नहीं करता, जिद्दी हो गया है, वो हो गया है, तो अपना ममता भाव ही बदलता जाता है। तो बेसिकली बिना समझ के ममता भाव होता नहीं है, बेसिकली वो मोह है, मोहवश होता है। मेरा बच्चा सब, तो फिर उसको खिलाते रहो। ये जो भी हमको झोटक पटाक मुंह में डाल रहे हैं, ये मोहवश डाल रहे हैं, ममता वश नहीं डाल सकते, क्योंकि ममता में पोषण की स्वीकृति है, मोह में पोषण की स्वीकृति नहीं है। मोह में स्वीकृति इस बात है कि बस ये जरा बढ़िया दिखे और ये जो है खुश रहे, तो जो मर्जी करो। पोषण की स्वीकृति होगी तो आपका भोजन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो है कि पोषण अपने आप में क्या नहीं, उसका तो कोई साइंस। इसलिए बुरा लगने वाली बात है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगे। अभी ममता भाव मुश्किल है कहना कि ममता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोषण की समझ नहीं है इसका मतलब ममता भाव है मुश्किल। पोषण की स्वीकृति अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ भी उसको ऐसा, उसके भोजन की कुछ योजना बनेगी, हर एक चीज में उसको समझ में आएगा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसको कैसे तैयार करेगी, कैसे वो करेगी, वो पूरा एक डिजाइन है। हमारी एक मित्र हैं पूर्णिमा जी, जिनको आयुर्वेद की काफी समझ है। एक माँ को तो हर माँ को आयुर्वेदाचार्य होना ही पड़ेगा, पिता को भी। अभी माता पिता शरीर की बात नहीं, शरीर से गर्भ काल से जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है, अब दोनों ही माता पिता है भाव के रूप में। अभी तो क्या है, हमने माता का खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी माँ जी की, ठीक है, और पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी पिताजी की। इसीलिए होता ही ये है कि माँ को ज्यादा चिंता ये रहती है इसने खाना खाया कि नहीं खाया। पिता को ये रहता है कि खाना खाए ना खाए, पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इसलिए जब बच्चे बाहर हॉस्टल में जाते हैं, दूर पढ़ते हैं, तो माँ का फोन आता है कि खाया, ढंग से खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया। पिता का ये रहता है कि नंबर कितने आए पिछले टेस्ट, ज़्यादा आवारागिरी तो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने शरीर के आधार पे माता पिता होना स्वीकारा है, भाव के आधार पे नहीं स्वीकारा। तो बच्चों की जो ये चाह है पोषण का, ये बच्चों को मिल पा रहा है? ममता भाव ठीक से निर्वाह हो पा रहा है? मुश्किल, नहीं हो पा रहा है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, पर ये स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं हो पा रहा। कुछ हमारी जानकारी का अभाव है, कुछ हमारी परिस्थिति की वजह हो सकता है। तो न्याय नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी तो अपने अड़ोस पड़ोस में कई बच्चों को देखता हूँ, अब वो खाना नहीं खा रहा है। अब उसको वो ममता मूल्य तो एक तरफ गया, लेकिन मोह तो है, वो तो पशु में भी है, उसको खिलाना है, नहीं खिलाएगा तो मर जाएगा। तो मोबाइल लगा दिया उसके आगे, वो बच्चा मोबाइल देखते देखते आधी रोटी एक रोटी गटक गया, ममता मूल्य पूरा हो गया। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ हमको नौकरी पे जाना है, हमको बहुत सारे काम हैं, ये वो हो सकता है, पर ममता मूल्य तो नहीं हुआ ना। बाकी आपकी नौकरी हो गई, आपका सब कुछ हो गया, ममता मूल्य तो नहीं। अधिकांश जगह माता पिता अभी हम मोबाइल से बहुत परेशान है ना, आपके उसमें भी लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम मोबाइल तो हमने ही दिखाया, पहली बार मोबाइल किसको दिखाया, किसने दिखाया बच्चे? नहीं दिखाया। ठीक है, जबकि बच्चा जो है इंसान का बच्चा है। ठीक है, हाँ, नहीं वो ठीक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई गंभीर अपराधी हैं, अपन कोई गिल्ट भाव में न चले जाए, पर ऐसा जाने अनजाने हम करते हैं क्योंकि मोह है, खिलाना है। मैं माँ हूं तो खिलाना ही है, खिलाना इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे खिलाना है, फिर उसके लिए जुगाड़बाजी। पहले क्या जुगाड़बाजी होती थी? पहले उसको पकड़ लेते थे, मार मार के भी खिलाया गया, वो भी एक ममता थी, है ना। सोमबाई बोलते थे कि उनको उनकी दादी ऐसे गर्दन दबा देती थी उनको, और उनके मुंह में जो है सीधा बोतल की दूध लगाया जाता, 1-1 लीटर, क्योंकि वहां ये था कि दूध पीने से ताकत आती। तो जैसे पूर्णिमा जी की बात मैं कर रहा था, तो पूर्णिमा जी आयुर्वेद भी गया था। ठीक है, तो वो अपने बच्चे के बाद प्रकृति के हिसाब से, उसका शरीर जिस तरह से बदल रहा है उस हिसाब से उसके भोजन को तय करते। तो ममता पोषण के लिए आपको आयुर्वेद की भी, मतलब भोजन की ठीक ठीक समझ हो, पोषण की ठीक ठीक समझ हो। और आजकल यूट्यूब के ज़माने में कम से कम यूट्यूब का इतना फायदा तो है कि अब आपको कहीं स्पेशली नहीं जाना है। अगर आपको भोजन को ठीक से समझना है तो मोबाइल पे बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध, बहुत सारे रिसोर्स उपलब्ध। तो ममता मूल्य का मतलब ये। तो अगर ममता मूल्य की समझ नहीं हुई तो वो मोह में बदल जाएगा, ये भी नियम। अगर ममता की समझ नहीं हुई तो उसका मोह में बदल जाना निश्चित है। ठीक हो गया? अब देखते हैं आगे। संतान के मानसिक विकास की स्वीकृति। का नाम है वात्सल्य। नाम आप और कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या स्वीकार किया? इसको समझदार बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार। जिस क्षण ये स्वीकार हो जाता है
उसी क्षण में वात्सल्य भाव से भर जाता है। ये ठीक है? वात्सल्य का वो क्या है, मूल्य क्या है? सरल। ठीक है। तो संतान की मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से मैं प्रकट होता हूं, उसका नाम है सरल। तो संतान की माता पिता से मिनिमम निश्चित अपेक्षा है कि वो उससे ममता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, उदारता और सरलता पूर्वक। सरलता का क्या मतलब हुआ? मेरा व्यक्तित्व सरल हो, ताकि वो मेरे सामने जैसा वो है, जो भी उसकी मानसिक परिस्थिति, उसको वो प्रकट कर सके। मेरा व्यक्तित्व कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो मेरे सामने प्रकट कैसे हो? अभी हम बच्चों को गलती करने नहीं देना चाहते, हम इसके लिए सारे जुगाड़ बनाते हैं। जबकि उसकी समझ पूरी नहीं है, तो अभी तो वो कुछ करेगा। हाँ, हमको एकदम परफेक्ट बच्चा चाहिए, ठीक है? जब तक वो कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाएगा जहां हमको पता चल सके कि वो नहीं कर पा रहा है, तभी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम उसको परफेक्शन सिखा रहे हैं पहले से, तो वो तो अगर उससे कुछ हो गया तो वो हमारे सामने बोल, इसीलिए क्या है, बच्चा बोलने से घबराता है। एक आपको बढ़िया उदाहरण देता हूं। बहुत बचपन में तो कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। कॉमिक्स होती थी ना चाचा चौधरी वगैरह की, और खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो कोई एक व्यक्ति होता था जो किराए पे देता था, तो मैं उससे कुछ किराए पे लाता हूँ और कुछ तो भूल भी जाता हूँ, कुछ फट गई होंगी। वो व्यापारी आदमी था, मतलब वो लड़का शुरू से ही व्यापारी था, वो पिछले जन्म से ही व्यापारी रहा हो, तो वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक नहीं टोकता था। वो 15 दिन तक जब वो किराया बढ़ चढ़ के 10-20 रुपये हो जाता था, तब बताता था तेरे पे 20 रुपये हो गए। ऐसे करते करते उसने मेरे ऊपर 100 रुपये चढ़ाए। 100 रुपये, ये 190 की बात होगी, 100 रुपये देने की स्थिति नहीं थी, और होती भी तो घर से 100 रुपये मांग, कौन कॉमिक्स के लिए मांग। तो उसने मेरा एक स्वेटर ले लिया। अब घर में कैसे बताया जाए, ठीक है? तो बोलना पड़ा कि खो गया, ठीक है? तो हमारे पिताजी इस मामले में ठीक आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। फिर उन्होंने मुझसे, तो उनके साथ मैं कर पाता था, तो पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, क्योंकि वो ज़्यादातर, बाकियों को तो मैंने बोल दिया कि खो गए, क्योंकि अगर मैं बोलता कि तो फिर पूरी कहानी सुनानी पड़ती। लेकिन जैसे पिताजी आए तो पिताजी ने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कहीं जा रहे हो, स्वेटर कहाँ है? तो घर में मम्मी ने या बड़ी बहन लोगों ने बोल दिया गुस्से में, ये इस बेवकूफ ने खो दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पिताजी से भी नहीं पूछा मुझसे कि सच में वो खोई है अकेले। मैंने उनको बता दिया कि नहीं, वो खोई तो नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने ऐसा अपने साथ कोई डिजाइन बनाया हुआ था कि कुछ भी हो अपन उनसे बात कर सकते। तो सरलता का मतलब है, हमने अभी अपना व्यक्तित्व इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है तो कोई आदमी हमारे सामने ठीक से व्यक्त नहीं हो पाता, हमारे बच्चे हमारे सामने ठीक से व्यक्त नहीं हो पाते। क्योंकि अगर उससे कुछ गलती हुई है और वो हमको बताने आ जाए कि कुछ हो गया, तो उस समय उसको मदद की जरूरत है। जिस समय उसने कुछ गलती की है, उस समय उसको मदद की जरूरत है। एक्चुअली उसको और मदद किससे मांगेगा? तो सरल होगा उसी से मांगेगा। तो जिस समय उसको मदद की जरूरत है, उस समय हम उसके ऊपर घोड़े लेके चढ़ जाते हैं,
है ना, खानदान के नाक कटा दी और ये हो गया, सो हो गया, भविष्य खराब कर दिया, ये बहुत सारी बात। तो जब उसने गलती की है उस समय उसको मदद की जरूरत है और वो मदद मांगना ही चाहता है, इससे मांगे तो कोई तो हो जिससे मैं मदद मांग सकूं। जब भी मैं परेशानी, गलती की, मैंने परेशान हुआ तो मुझे कुछ मदद चाहिए, तो मदद के लिए मैं कुछ ढूंढता हूँ। किसको ढूंढो? वहां तो पहले से तैयार बैठे हैं तलवार लेके। तो धीरे धीरे फिर वो बताना बंद कर देते और सीखने के इसमें बच्चे तो गलतियां करेंगे, तो हम उनकी गलतियों को सुधारने के लिए अपने को सरल बना के पेश करेंगे तो हमसे वो उस पर बात कर पाए। ठीक है, लेकिन हमको तो परफेक्ट बच्चा चाहिए पहले दिन से ही, और अभी तो कंपनियों ने ऑफर भी देना शुरू कर दिया डिजाइनर बेबी, है ना। पर दिक्कत ये है कि वो शरीर को तो डिजाइन कर सकते हैं, मन को कैसे करेंगे? मन को डिजाइन करने का कोई जुगाड़ नहीं। इसलिए क्लोन से मैं कोई क्लोन जो बोलते हैं, क्लोनिंग से कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो शरीर की नकल कर सकते हैं, मन की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि मन किसी लेबोरेटरी में नहीं बनता। वो अस्तित्व सहज एक एंटिटी अस्तित्व में प्रकट होती, उसको बनाने का कोई जुगाड़ नहीं। इसलिए क्लोन आप जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो वात्सल्य समझ में आता है? वात्सल्य पकड़ में आया? मैंने जो जिम्मेदारी स्वीकारी है उसको समझदार बनाने की, समझदार बनाने की अगर मैंने जिम्मेदारी को स्वीकारा है, इसका मतलब ये है कि समझदारी क्या चीज होती है मुझे पता है, तभी तो स्वीकारेंगे। अगर मुझे समझदारी का नहीं पता है तो ये वात्सल्य लोभ में बदल जाए, प्रलोभन में। किस प्रलोभन में? एक दिन मेरा नाम रोशन करे, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, हमारे खानदान की नाक ऊंची करेगा। आपका खानदान, हमारा खानदान चंद्रगुप्त मौर्य के वंश जानी है। तो अगर समझदारी की हमारे पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो ये वात्सल्य लोभ में बदल जाएगा। बहुत अस्तित्व के नियम बहुत सिंपल सपाट, आप समझें आपकी मौत, आप ना समझें आपकी मौत, लेकिन उसके नियम बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ। लेकिन अब आई संतानों की बारी। है कोई यहाँ पे संतान? दो तीन? हाँ, अभी माता पिता की भी कुछ इससे अपेक्षा है कि नहीं है? बताओ, कोई अपेक्षा है? तो माँ ने शरीर का पोषण किस लिए किया? ताकि वो स्वस्थ रहे। तो वो आपको खिलाती है, पिलाती है, ठीक है? समझ में आता है? हाँ भाई, आपका क्या नाम है? जैन। तो जैन जी, आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है? खाना जो जैसा भी खिलाती है, वो क्यों खिलाती है? आप बीमार होंगे, आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहे, है ना। एक दिन ऐसा होगा कि आप पढ़ने बाहर जाओगे कभी, घर से बाहर कभी तो जाओगे, तो तब मम्मी तो खाना खिलाने वाली होगी नहीं, ठीक है। तो फिर आपका शरीर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। तो अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखा, इसका मतलब आपने अपनी माँ के भाव का ख्याल रखा। ये समझ में आता है? बोलो, फिर से बोल के दिखाओ। आप अपने माँ के भाव समझते हैं, वैल्यू समझते हैं, आप अपनी मम्मी की वैल्यू करते हो। तो जब आपकी मम्मी आपके पास नहीं होंगी तब खाना कैसे खाओगे?
जो मन मर्जी आएगा वो खाओगे कि शरीर को ध्यान में रखते हुए खाओगे? और कब कब मम्मी की वैल्यू कर पाओगे? कब मम्मी की वैल्यू कर पाओगे? कैसा पता चलेगा कि आप मम्मी के पीछे भी मम्मी की वैल्यू कर रहे हो? बोलो अच्छा खा के खाने, अच्छा खाना खा के, है ना, क्योंकि मम्मी क्या चाहती थी कि आप स्वस्थ रहें। तो अपने को स्वस्थ बनाकर अगर आप अपने आप को स्वस्थ रख पाए तो मम्मी की वैल्यू हुई, वरना मदर्स डे में फूल देकर कोई फायदा नहीं। समझ में आता है? हाँ। गुड, बढ़िया। तो संतान अपने स्वास्थ्य का ख्याल कब रखेगी? जब उसको ये स्वीकार होगा कि मेरे माता पिता ने मेरे शरीर का ख्याल रखा। अगर मैं आज स्वस्थ हूं, जैसे आप अगर अभी स्वस्थ हो, इसमें आपके मम्मी पापा का योगदान है कि नहीं है? जैसे एक समय हम इतने छोटे होते हैं कि अपना पलट भी नहीं सकते, है ना? बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, बिस्तर पे सुसु पॉटी करते हैं। अभी सुसु पॉटी में लेटना कैसा लगता है? अगर सुसु पॉटी के ऊपर बैठना पड़े तो कैसा लगता है? बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, है ना? एक समय हमको कोई साफ करता है, हम अपने को भी साफ करने की स्थिति में नहीं होते, कोई तो हमको साफ करता है। तो मम्मी पापा ने साफ किया होगा, ज्यादातर तो मम्मी करती है, अभी कुछ पापा लोग करने लगे हैं, ठीक है? फिर अभी आप किसी से पूछना कि जब आप पेट में होते हो तो मम्मी के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि मम्मी भी कभी इस तरह से बात नहीं करती है, तो ये बात करती है कि 9 महीने कोख में रखा है तुझे, तो वो समझ में आती है बात नहीं। लेकिन हम कभी चर्चा बच्चों से कर ही सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट हम करवाते हैं बच्चों से, मैं तो करवाता ही था कि जाओ मम्मी से पूछ के आओ, जब मैं पेट में था या थी तो क्या क्या झंझट होती थी। जब आप पेट में होते हो ना, तो जब आपके बाल आते हैं तो मम्मी के गले में बहुत दिक्कत होती है, पूछो अपनी मम्मी से, है ना? आपके बाल आते हैं। तो ये सब उन्होंने किया है, क्यों किया है? ताकि आप स्वस्थ रहो। समझ में आएगा? पकड़ना। तो अगर संतान को ये स्वीकृति होती है तो क्या हुआ? अपनी उन्नति में सहयोग की स्वीकृति, का नाम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो माता पिता की क्या अपेक्षा है संतान से? कृतज्ञता। ये ठीक है? सुनो परमात्मा, अभी तो और कोई दिख नहीं रहा है ना। तो माता पिता की भी संतान से ये निश्चित अपेक्षा है कि वो कृतज्ञ हो जाए। तो अभी जो हमारी शिकायत है बच्चों से, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि बच्चों में वैल्यू खत्म हो रही है, तो मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, टीचरों की एक ही शिकायत है, बच्चों में वैल्यू खत्म हो रही है। तो वो वैल्यू क्या खत्म हो रही है ये तो पता चले, ठीक है? तो पूछो क्या वैल्यू खत्म हो रही है कि हम अपने पिताजी के पैर छूते थे, वो हमारे नहीं छोड़े। अभी हम वैल्यू इसी को मानते हैं, हम पैर नहीं छू रहे हैं, नमस्ते नहीं कर रहे हैं, है ना? हमारे बच्चे तो हमको अरे यार पिताजी बोल देते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं थी, तो हमको लगता वही, हम तो अपने पिताजी से बहुत डरते थे, हमारे बच्चे डरते नहीं है, तो वैल्यू खत्म हो रही है। एक्चुअल में जो खत्म हो रहा है बच्चों के अंदर से, जो जिसको एक्चुअल में जो बच्चों के अंदर नहीं आ पा रहा है, वो कृतज्ञता नहीं आ पा रहा है।
क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि ममता और वात्सल्य का निर्वाह नहीं हो रहा है। तो संतान और कृतज्ञता का मतलब संतान ही नहीं, हर मानव की हमारे उन्नति में कई लोगों का सहयोग होता ही है ना। कृतज्ञता एक्चुअल में बेस है आगे बढ़ने। कृतज्ञता के बिना हम आगे का मतलब जो भी हमारी समझदारी की गति है, कृतज्ञता के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अभी वो हमारे भीतर ही नहीं है कृतज्ञता। अभी तो हम सब लोग सेल्फ मेड हैं, संघर्ष किए हुए लोग हैं। तो संघर्ष अगर किया होगा तो संघर्ष में तो सहयोग मिलता नहीं है। संघर्ष करना मैंने सबसे लड़ भिड़ गया है, हर किसी ने संघर्ष ही किया होता है। जबकि हकीकत ये है कि संघर्ष उस काल में भी जिसको आप संघर्ष बोल रहे हैं, उसमें किसी न किसी ने आपका सहयोग तो किया ही हो। बिना सहयोग के हम यहां तक पहुंचे ऐसा संभव नहीं। जैसे कई बार मैं वो जो हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, खासतौर पर जिन्होंने 15 साल 20 साल काफी मेहनत की है तब जाकर कोई एक पोजीशन पाई है, वो अपने स्ट्रगल की बहुत कहानी सुनाते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, मैं जो टीन के नीचे सोया, मैंने किसी ने धनिया बेचा, किसी ने कपड़ा बेचा। इसी कहानी में वो ये भी बताते हैं कि जब मैं स्टेशन पे सोता था तो एक होटल वाला मुझे फ्री में खाना खिलाता। इसी कहानी में वो सुनाएंगे कि एक दिन मैं बंबई से निराश होकर लौटने वाला था, किसी ने मुझे एक छोटा सा काम दिलाया, किसी ने मुझे छोटा सा गैरेज रहने को दिया। वो उसको याद नहीं करता। हकीकत में देखेंगे कि सहयोग हमको मिलता ही है, बिना सहयोग के हम बढ़ नहीं सकता। अगर एक आदमी रेलवे स्टेशन पे सोता है और उसके पास एक भी पैसा नहीं है तो जिंदा कैसे रहा 12 साल? किसी ने तो उसको खाना खिलाया। तो इसका एक बढ़िया जब ये पकड़ में आता है ना, बिहार में एक गांव में मैं यही बात कर रहा था, तो एक व्यक्ति बहुत इंटीरियर गांव से BHU में पढ़ने गए थे अपने समय में, अभी मेरे ख्याल से वो भी 89 के आसपास की बात। तो वो भी सबको ये कहानी सुनाते थे, मैंने बहुत संघर्ष किया, गांव से निकल के BHU पहुंचा तो वहाँ भी किसी तरीके से रहा, मजदूरी किया और फिर पढ़ाई किया और फिर किसी तरह से BHU में जो भी डिग्री ली, तो यही संघर्ष की कहानी सुनाते रहे। जब ये बात आई सामने तो उन्होंने इतनी शानदार शेयरिंग किया और उनके दहशत में बोला, मुझे आज वो आदमी याद आ रहा है कि गांव से जब वहाँ जाना होता था बनारस, तो 6 किलोमीटर पैदल जाना होता, कीचड़ भरे रास्तों। तो बोला एक आदमी मेरा सामान सर पे रख के ले जाता था, मुझे वो आज याद आ रहा है, अब उसको सहयोग याद आ रहा है। और वो आदमी को याद करके सचमुच की आंखों में आंसू है कि यार वो आदमी हर बार मेरा सामान लाता भी था और हर बार मेरा सामान पहुंचाता भी था, क्योंकि राशन घर से ले जाना होता। ठीक है, फिर जहां मैं मजदूरी करता था वहां एक आदमी ने मुझे अपनी खोली में एक जगह दी रहने को और मुझसे किराया नहीं दिया कुछ 2-3 साल तक। फिर वो इतने लोगों को याद किया तो पता चला कि संघर्ष से ज्यादा सहयोग मिलता है। इस पूरे अस्तित्व में सिर्फ सहयोग ही है, संघर्ष केवल हमारे अंदर है। तो हमारे बच्चों में वो कृतज्ञता इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो अभी हमारे अंदर भी नहीं आ पा रही। हम भी अपने बच्चों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, 9 महीने कोख में रखा, वो एक संघर्ष है, देर रात भर जागी, वो एक संघर्ष है ना। वो रात भर जागी लेकिन उसकी मुस्कुराहट देख के जो आपको खुशी मिलती थी वो भी एक सहयोगी है। उसके होने से आपको जो अपने होने का एहसास हुआ वो एक सहयोग। तो अभी हमारे अंदर वो कृतज्ञता है, तो हमारे क्योंकि कृतज्ञता के बारे में संवाद ही नहीं, तो कृतज्ञता कोई चीज है
वो परिवार में स्थापित ही नहीं होती। अपन तो संघर्ष की कहानी सुना रहे हैं, है ना। और साइंस भी बोलती है बीज में और जमीन के बीच में संघर्ष होता है, ये और बीज जो है लड़ भिड़ करके, इसलिए इसीलिए हमको लगता है कि संघर्ष नहीं, वो क्या है, जिंदगी एक संघर्ष है। और संघर्ष में आग में तप के ही सोना बनता है। तो पदार्थ अवस्था की चीज को आप डायरेक्टली मानव पे लागू कर रहे हैं। जो जितना आग सोना जितना आग में तपता है उतना निकलता है। अब इसको आदमी पे कैसे लागू करें? आग में डालेंगे उसको, है ना। तो हमारे पास उदाहरण ही ऐसे हैं पदार्थ अवस्था के, प्राण अवस्था के। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लोमड़ी की तरह चालाक बनो। स्वान निद्रा, क्या श्लोक है हमारा? स्वान निद्रा क्या है? स्वान काक चेष्टा, स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम। आदमी की बात कर रहे हैं और कुत्ता बिल्ली जानवर, ऐसे ये तो हमारे मोटिवेशन। ठीक है, तो ये माता पिता संतान संबंध की शांति। तो हमने जो भी कुछ किया बच्चों को वो स्वीकार हो, इसके लिए कृतज्ञता का कोई भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। आप भी जब अपने बच्चों के साथ बात करते होंगे तो किसी सहयोग की बात करते होंगे, है ना, कि नहीं कर पाते होंगे, अभी तो संघर्ष की बात होती है। हमने ससुराल में संघर्ष किया, पति ऑफिस में संघर्ष कर रहा है, पत्नी ससुराल में संघर्ष कर रही है, हम समाज में संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष ही कर रहे हैं। तो हम कृतज्ञता को समझते नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एहसान है, अभी एहसान याद रखने को कृतज्ञता बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं आदमी एहसान फरामोश, फिर बोलते हैं कि आदमी की मदद करना बेकार है, फिर बोलते हैं लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो भूलना ही था, क्योंकि वो जीने आया था। आपने अधिकतम ये किया कि उसको जिंदा रखने का जुगाड़ किया, उतने के लिए वो आपको नमस्ते करता ही है ना। उतने के लिए वो आपको मम्मी पापा बोलता ही है, नकारता नहीं है। अब इससे ज्यादा वो क्या करे? वो तो जीने आया था, जीने की हमने उसको कोई सामग्री इसके हाथ हमारे पास थी नहीं, हमने उसको दी नहीं। हमने उसको समझदारी के रूप में यही दिया, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, कंपटीशन करना है। वही चाहने में और मानने में, संघर्ष करने में आदमी परेशान रहेगा कि खुश रहेगा? खुश रहेगा, परेशान रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, और मानते ये हैं कि संघर्ष से ही जीत होती है। तो कैसे कृतज्ञ हो? नहीं हो पाता। जिस दिन बच्चे को ये समझ में आता है कि हाँ हमारे माँ बाप ने समझदारी के लिए कुछ किया, मानो बड़ी चीज। देखो शरीर के लिए अगर कुछ करते हैं ना, उतनी कृतज्ञता तो जानवर भी दिखा देते हैं। अपन घर में पालते हैं ना कुत्ता बिल्ली, कृतज्ञता दिखाते हो नहीं दिखाते? कृतज्ञता तो क्या समझ में आती होगी, पर इतना एहसान तो मानते हैं ना आपका। वो आपके पैर चाटते हैं, आप जैसा बोलते हो वैसा करते हैं। हम संतान के साथ भी ऐसे ही चलते, संबंध में भी मैं ऐसे ही चलता। मैंने इसके लिए कुछ किया, बता अभी मेरे पैरों में लौटता रहे, जैसा मैं बोलूं वैसा करता रहे। नहीं किया तो एहसान फराम। ठीक लग रही है बात, है ना? बताइए इस पे क्या सवाल, इस पे क्या कहना है आप लोग? अगर ठीक लग रही है तो क्यों ठीक लग रही है, और अगर कोई सवाल है तो वो भी बताइए, नहीं तो ये तो प्रवचन जैसा हो जाए। बताइए क्या कहना है इसका।
में रहने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ, वो समझ आया तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपका भाव में कृतज्ञता है तो, नहीं तो फिर वो आदेश वाली स्थिति चलती है। जैसे एक चीज छूट, जैसे ये बोला कि अगर ममता भाव है तो वो उदारता के रूप में प्रकट होगा, अगर वात्सल्य का भाव है तो वो सरलता के रूप में प्रकट होगा, अगर कृतज्ञता का भाव है तो वो सौम्यता के रूप में प्रकट होगा। सौम्य का मतलब स्वनियंत्रित। जैसे उदाहरण के लिए आप यहां से मान लिया जाए आपको कोई परीक्षा देनी है या आपके बच्चों को कोई परीक्षा देनी है और आप जयपुर गए, तो जयपुर में आपको 2 दिन होटल में रुकना था, तो आप उसका बजट बना करके भी गए होंगे। जैसे ही आप जयपुर स्टेशन पर उतरे, वैसे ही आपको कोई एक व्यक्ति मिला जो आपका गहरा मित्र है और उसकी पोस्टिंग, तो वो पूछेगा कि यहाँ क्यों आए, तो आप बताओगे। फिर वो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे होटल में। तो फिर वो बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरे होते हुए होटल में रुको, घर में चलो। तो आप घर में जाते हैं, 2 दिन से घर पे रुकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि घर पे रुक रहे हैं तो पैसा तो ये लेगा नहीं, ठीक है। तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आता है कि भाई आपका पैसा भी बचाया और घर का जो भाव भी उसने दिया वो तो एक अलग ही चीज़ है, उसका आर्थिक पक्ष भी है। इस सबके प्रति आपको ये स्वीकार होता है कि इसने पैसा भी बचाया और भाव भी मिला। तो आपका उस घर के प्रति, उस घर में जो आपका बिहेवियर है वो कैसा रहता है? सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रित रहता है। होटल में रहता है, होटल में तो पैसा दिया होता है, एक चीज टूट भी जाती है, क्या फर्क पड़ता है? तो कृतज्ञता होता है तो आपका व्यवहार सौम्य हो जाता है, उसका मतलब है कि स्वनियंत्रित हो जाता है। हाँ, आपका व्यवहार स्वनियंत्रित होता है, उसमें अपने आप ही एक प्रकार का मैनरिज्म आ जाता है, उसमें अपने आप ही एक प्रकार की शिष्टता आ जाती है। तो संबंधों में कृतज्ञता के भाव से ही संबंधों में आगे बढ़ा जाता है। दूसरे के सहयोग को स्वीकार करना, जब दूसरे के सहयोग को स्वीकार करते हैं तो आपका व्यवहार में नियंत्रण आ जाता है, किसी के कहने से नहीं आता, आपका व्यवहार स्वनियंत्रित हो जाता है। समझ में आता है? किसी के भी प्रति कहीं भी हो, अगर आपको किसी दिन ट्रैफिक पुलिस में भी ध्यान चला गया और आपको ये समझ में आ गया कि ये आदमी रोज ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और इसके ट्रैफिक कंट्रोल करने से मुझको कितनी आसानी होती है, अगर ये ना हो तो मेरा आधा पौन घंटा वैसे ही खराब हो जाएगा और वो जो झुंझलाहट होगी और वो सब होगा, मैं सबसे बचा रहता हूँ। जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा, आप कभी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं कर पाओगे, अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा वहां। ये कृतज्ञ हुए बिना नहीं होता, चांस ही नहीं बनता। जैसे जब हम बहुत बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत ध्यान से देखता है, आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, तो उसका सहयोग स्वीकार होता है। तो जो वो प्रिकॉशन बताता है अपन करते हैं कि नहीं करते, स्वनियंत्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो हमको मानसिक रूप से जो सहारा दिया और जिस तरह से हमारी देखभाल की, वो सहयोग हमको स्वीकार होता है, इसलिए हम उसमें एक हद तक स्वनियंत्रित हो जाते हैं। कृतज्ञता के भाव के बिना वो नहीं होता। अभी बच्चे इसलिए स्वनियंत्रित नहीं है क्योंकि वो कृतज्ञता का भाव नहीं, उनमें इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो सोसाइटी में नहीं, अभी वो हमारे घर में नहीं। और वो व्यक्त कैसे करेंगे?
जैसे आपने सहयोग किया तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ ना, बच्चों के सामने बोलूँ। वो भी एक औपचारिकता है, वो तो हम करते ही, वो तो सिखाते ही। नहीं, औपचारिकता बस नहीं, मन से होना चाहिए। हाँ, पर वो बेसिकली यहाँ ये बोल रहे हैं उससे आगे की बात, आपका व्यवहार मेरे सामने स्व नियंत्रित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर में हमारी पत्नियां रोज घर की सफाई करती हैं। सफाई देख के आपको कैसा लगता है? कोई भी जगह जब साफ सुथरी होती है तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, ठीक है। उसके बावजूद कई बार हम लापरवाही कर ही जाते हैं, जूते लेके चले जाते हैं, फिर उन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर अपन भी बोलते हैं कौन सा तूफान खड़ा हो गया, कौन सा कुछ कर दिया। लेकिन अगर हमको ये समझ में आता है कि साफ सुथरा घर देखने से जो हमको रिलैक्स मिलता है, तो जब वो सफाई कर चुकी होती है और वो हमको स्वीकार होता है, तो हम ऑटोमेटिकली स्व नियंत्रित हो जाते हैं। उसमें कोई डर और उसमें वो कोई नहीं। जिसे ये समझ में आता है कि मेरी पत्नी मेरे कपड़े धोती है, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि इसमें कोई दाग ना लग जाए। इसलिए नहीं कि वो उनका मेरे झगड़ा हो जाए, इसलिए कि उनको धोने में मेहनत लगती है और वो साफ कपड़े देती है तो मुझको कितना आराम मिलता है। अगर वो कपड़े साफ नहीं होते तो मुझे रोज यहाँ पे भी पहले कपड़े धोने पड़ते हैं। वो जो मेरा समय और वो जो बचा है और फिर जिस भाव के साथ होता है, वो जब सारा स्वीकार होता है तो मैं इन कपड़ों के प्रयोग में स्व नियंत्रित हो जाता हूँ। ऐसे ही पत्नी भी है, सब मूल बात है। पति भी बहुत सारा काम, ऑफिस जाता है, वो भी घर के लिए कुछ कर रहा है ना, वो दिन भर से थका आ रहा है। वो जब स्वीकार होता है तो उनके आते ही फिर अपन भी स्व नियंत्रित हो जाते हैं। ये नहीं कि दरवाजा खोला और अपन शुरू दिन भर का। वो बंदा बेचारा कुछ वो ऑफिस से निपटा के आ रहा है बड़ी मुश्किल से, ऑफिस में जो उठक पटाख सब हुआ था वो उसी को मैनेज करने में लगा हुआ है, इधर आप शुरू हो गए, है ना। या बच्चा स्कूल से आ रहा है, बच्चा स्कूल से बहुत सारी चीजें करके आ रहा है, वो हम दरवाजा खोलते ही शुरू हो गए, कितनी पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाई हुई, होमवर्क किया कि नहीं किया, कितने नंबर आए, ये सो फलाना फलाना निकला। ये सहयोग का स्वीकार हो जाना का मतलब ये है कि हमारा व्यवहार में एक व्यवस्थित नियंत्रण आ जाता है, व्यवस्था के अनुसार नियंत्रण आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। जिस भी आदमी के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता आती है, उस आदमी के सामने हमारा बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। बाकी तो डर के मारे ही होते हैं। अगर जब हम कंट्रोल करते हैं तो डर के मारे होते हैं। तो क्या वो तरीके होंगे, क्या वो प्रक्रियाएं होंगी कि हमारे बच्चे इसको स्वीकार कर पाए? तो उसके लिए वो तरीका है कि पहले अपने को कृतज्ञता समझें। ये ग्रेटिट्यूड डे जैसा नहीं है कि थैंक यू बोलो और सॉरी बोलो, ये अपन सिखाते रहते हैं। वो मशीन होता है। मैं तो सारे स्कूलों में इस बात को लेकर परेशान हूँ। क्लासरूम में जाओ, गुड मॉर्निंग सर, रोबोट बना रहे होते बच्चों का। नहीं भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी सारी ताकत इसमें लग रही है। हमारी सारी ताकत इस बात में लग रही है कि वो जिसको हम मैनर्स बोल रहे हैं, कि वो रोबोटिक हो जाए। अच्छे बने पे नहीं, अच्छे दिखे पे होंगे। हाँ, अब अच्छा दिखे, अच्छा होने के लिए उनको जीना पड़ेगा उसके लिए। हमारे मेरे लिए मैं अपने बच्चों में चाहता हूँ मेरे आचरण को देखना चाहिए, मैं सहयोग कर रहा हूँ उसका करते हुए। वो जो सहयोग करता है उनके प्रति आत्मीयता का भाव है, वो व्यक्त कर रहा है, तो उससे मुझे ऐसे बदलाव है। तो बताइए, कुछ तो बोलिए। आजकल के बच्चे जो है जैसे पाँव नहीं छूते। हाँ? आजकल कई बच्चे पाँव नहीं छूते, वो तर्क देते हैं कि हम आपका वैसे ही सम्मान कर रहे हैं, हमारे अंदर वैसे ही भाव है, हम पाँव छू के मतलब क्या मतलब प्रस्तुत करें आपके सामने बड़ों के सामने? क्या लगता है आपको इस पे बाकी लोग बताएं कि पाँव छूना या कोई भी तरीके से अभिवादन करना, इसको कैसे देखा जाए? हैं? हाँ, कई लोग छूते, कई लोग नहीं भी छूते।
मुझे लगता है ये आपने बहुत, हाँ आप बोलिए, इसको क्लियर कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि पाँव छूना मतलब इट इज़ अ वे ऑफ ग्रीटिंग, और क्योंकि अपने इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है तो अपन उसको अपने सम्मान से जोड़ रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ ग्रीटिंग। चाहे हम वो बच्चा हाई बोले या आपको एक्नॉलेज करे कि आप हो वहाँ, या पैर छुए, आई थिंक इट्स वंडरफुल वे ऑफ ग्रीटिंग। ठीक बात, चलिए। एक मिनट, देखिए ये मान्यता बनी हुई है। उस समय जब ये सिस्टम बना तो क्या सिचुएशन थी, क्या था, वो उस हिसाब से थी। अब जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि पाँव छूने से आपकी कमर की एक्सरसाइज होती है। बच्चे तो आजकल वैसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं। अब उसके सामने आप ये लॉजिक रखोगे कि यार आपकी कमर ठीक होगी, तो ये इररिलेवेंट माना जाता है बच्चों के सामने। तो अब वो आप क्या मानते हैं, वो तो बड़े, वो बड़ों को ऊपर है। देख लीजिए महाभारत में, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी हम बोलते हैं अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी, उससे पहले मुगलों ने कर दी, उससे पहले उसने कर दी। महाभारत को देखते हैं, उसके बारे में मानते हैं कि 5000 साल पुराना था। दुर्योधन तो रोज ही पाँव छूता था, छूता ही होगा, समय का कल्चर था। क्या लगता है? कुंभकर्ण, ये जो कहानियां पढ़ी है ना, एकदम कल्चर लोग थे ना, एकदम दंडवत प्रणाम होता। दुर्योधन करता ही होगा, करता ही था सर, जो भी आप सीरियल में देखें कहानियों में। चलिए, ये आपने अच्छा सवाल उठाया। बेसिकली सम्मान क्या है? एक भाव है। तो अपन यहाँ तक समझ में आ रहा है न्याय क्या चीज है? भावों का जो एक्सप्रेशन है, भावों का जो निर्वाहन है, बेसिकली वही न्याय है। हमारे संबंधों में जो निश्चित अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षा वो भागीदारी में स्वीकार करता हूँ और उसका मैं निर्वाह करता हूँ, ये न्याय है। तो माता पिता की तरफ से उसका पोषण हो जाए, उसका मन का संरक्षण हो जाए, यानी उसको समझदार बनाने के लिए कुछ हो जाए, तो ये न्याय हुआ। बच्चा उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए, उस कृतज्ञता होकर उसका व्यवहार स्वकेंद्रित हो जाए, तो ये न्याय हुआ। वो न्याय का याचक है। आपकी तरफ से न्याय होगा तो एक दिन वो न्याय करने की योग्यता उसमें आ जाएगी। मानव में न्याय करने की योग्यता आ जाए, यही शिक्षा का मूल कार्यक्रम है। हमें संबंध में जीना आ जाए, और क्या है? अभी सारी शिक्षा के बावजूद सारा झंझट ये है कि संबंध में नहीं किया जा रहा है। बाकी तो चांद तक हम पहुंच ही गए। हम चांद तक पहुंच गए हैं, साथ में रहने वाले आदमी के मन तक हमारी पहुंच नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अपने को न्याय की कोई पकड़ नहीं है, भाव की कोई पकड़ नहीं। तो ऐसे सम्मान भी एक भाव है। सम्मान क्या है? एक भाव है। अगर ये भाव है तो ये कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए। ठीक है, तो अब सम्मान को थोड़ा चेक करें। अभी तक सम्मान किस किस को माना जाता है उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे शिष्टाचार को भी सम्मान माना गया है। शिष्टाचार, प्रोटोकॉल, मैनर्स, ये ठीक हो गया। मान पैर छूना, नमस्ते करना, अपने कोई दिक्कत नहीं है, पैर छू लेने चाहिए जहां का भी जो भी रिवाज। दिक्कत ये है अगर शिष्टाचार किसके साथ होगा? पैर किसके छुए जाएंगे? अपने से बड़ों के कि अपने से छोटे के? बड़ों के। शिष्टाचार किसके साथ होगा? प्रोटोकॉल किसके साथ होगा? जो पद में बड़ा होगा, जो उम्र में बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको सम्मान कहें तो यह पद में छोटे या उम्र में छोटे लोगों को नहीं मिल सकता। ये गारंटी होगी। हम बोलते हैं बड़ों का सम्मान करो, तो छोटों का क्या करो? सम्मान छोटे को भी चाहिए, नहीं चाहिए? और अभी तो ज़्यादा डिमांड हो गई है। हमको तो 10-12 साल तक भी चौराहे पे पीट दिया जाता था पिताजी द्वारा, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी आप 2 साल 3 साल के बच्चों को सबके सामने डांट के दिखाओ,
हाँ ठीक है, सबके सामने कैसे डांट, समझ में आया? तो सम्मान को गलत नहीं बोला जा रहा है, फिर से शब्दों को सही जगह पे रिप्लेस किया जाए। शिष्टाचार किसी कस्टम का हिस्सा हो सकता है, वो जरूरी हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है कि ये यहाँ का रिवाज है, ये यहाँ का नियम है, ये जरूरी है। इसको सम्मान बोलने से ये दिक्कत हो गई कि जो उम्र में बड़ा नहीं है, जो पद में बड़ा नहीं है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए हर किसी को बड़ा पद चाहिए। इसीलिए हमने शिष्टाचार को इतना महत्व दिया है कि हम 2.5 साल से बच्चे की जान खाने लगते हैं। नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, इसके पैर छुओ, उसको समझ में नहीं आता कि पैर क्यों छुए जाए। फिर एक दिन इसको चॉकलेट मिलती है पैर छूने के बदले, नमस्ते करने के बदले, फिर उसको समझ में आता है कि नमस्ते क्यों किया जाए। तो अगर आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में पैर छूने की परंपरा है तो वो उसको कर ही लेगा, ठीक है। और नहीं करेगा तो आप उसके साथ बोल सकते हो कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है, फिर भी नहीं करेगा तो कोई बात हो सकती है। पर वो सम्मान नहीं है, ये अपने को समझना पड़ेगा। वो केवल एक प्रकार का प्रोटोकॉल को ही सम्मान मान लेने से इतनी झंझट हो गई है कि अगर हमारे साथ शिष्टाचार ना हो तो हमारा मरना हो जाता है। समझ में आ रही? सारे शादी ब्याहों में, शादी ब्याह क्यों होते हैं? खुशी का अवसर है। हम सारे नाते रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? खुशी का अवसर है। और सबसे ज्यादा झंझट कहाँ होती है? हर शादी में 4-5 लोग नाराज होकर निकले जाते हैं। इसने पानी नहीं पूछा, इसने मुझे कुर्सी बैठने को नहीं दी, इसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया। फूफा जी बदनाम नहीं, वो फूफा जी और दामाद को तो नाराज ही रहना है क्योंकि प्रोटोकॉल पूरा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो पद चला गया, ये समझ में रहे। तो भैया हमारे इलाके में, यूपी के इलाके में परंपरा यह है कि, और ये शिष्टाचार का बोझ तो ज्यादातर महिलाओं पे ही है। तो जब भी कोई आता है महिला, पुरुष के तो पैर वो छू नहीं सकती क्योंकि वो टच नहीं करता दूसरे पुरुष को, पर जब भी कोई बड़ी उनसे आएगी रिश्ते में, तो सिर्फ पैर नहीं छुए जाते, वो पूरे ऐसा दबाया जाता है। तो मुझे लगता है ये तब हुआ होगा जब पैदल आते थे, है ना? तो ठीक है, ये एक अच्छा भाव रहा होगा कि भाई उनके पैरों को आराम दिया जाए, लेडीज। हाँ, अभी वो गाड़ी से उतर रही हैं और अभी 4 आ गई हैं और वो बेचारे का आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है। ठीक, जिसके नहीं किया उसने, उसका अपमान हो गया। तो शिष्टाचार को सम्मान बोल देने से ये गड़बड़ हो गई है कि हमने शिष्टाचार के लिए लोगों की जान खाई हुई, इस वजह से हमारे संबंध खराब होते हैं, है ना? हरियाणा के एक परिवार में यही झगड़ा निपटा के आ रहा हूँ। उनके पिताजी को ये लगता है कि मैं शाम को ऑफिस से घर रहा हूँ तो घर की बहू पानी का गिलास लेके खड़े रहे, और न केवल खड़ी रही, वो ये भी बोले कि पी लो। ये है ठीक। हाँ, अगर चाय, हाँ उनकी स्थिति है कि चाय बिस्किट ला के रख दी और ये नहीं बोला कि खा लो, तो मैंने उनके साथ थोड़ा कठोर भाषा का यूज किया। मतलब जानवर को भी बोलना पड़ता है, वो तो ट्रेनिंग तुम्हारे घर है, ठीक है। विधायक जी आते हैं और मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी विधायक को एक ही कुर्सी दे दो आप, फिर देखो मंत्री जी जो है आपकी वाट लगा देंगे कि मैं मंत्री हूँ, तो वो प्रोटोकॉल, क्योंकि अपना सारा का सारा अस्तित्व ही हमने इस बात पे किया कि हमारे साथ क्या विशिष्ट व्यवहार हो रही, समझ में आ रहा है? तो शिष्टाचार जरूरी हो सकता है, इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, पर वो सम्मान नहीं है। एक दिन वो बच्चा आपके परिवार का शिष्टाचार सीख ही जाएगा, ठीक हो गया? मैंने अपने बच्चे के साथ ये प्रयोग किया। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि देखो इनका कोई दिमाग नहीं खड़ेगा, नमस्ते करो कि पैर किसी दिन छू ही ले। तो नहीं छूता था, 4-5 साल तक नहीं छूता था, 6 साल तक नहीं छूता था।
जब नहीं छूता था तो लोग उसको परेशान करते थे, अरे इतना बड़ा लड़का हो गया, अरे स्कूल में कुछ सिखाते नहीं तुझे, अरे तेरे पिताजी तो लोगों को शिक्षा देते हैं, तुझे पैर छूना नहीं सिखाया। एक दिन उसको समझ में आ गया कि कौन इससे ज़्यादा किच-किच करता है, ऐसा उसने कैलकुलेशन बिठा दिया। जो 2-3 लोग ज़्यादा किच-किच करते थे वो उसने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। अब उसने कैलकुलेशन बिठा दिया, इनके पैर छुएंगे तो आराम रहेगा, इनके नहीं छुएंगे तो ये कुछ नहीं बोलते। हालांकि मैंने ये देखा कि वो सबके सामने जो भी सामने है उसके साथ ठीक ही व्यवहार रहता है उसका, कि पैर वो तभी छूता है जब उसको लगता है कि यार इसके पैर नहीं छूंगा तो ये परेशान करेगा। तो है हाँ वही ऐसे ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, नहीं फिर भी भाव है तो वो एक्सप्रेस तो होगा ना। वो हाँ तो मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, वही तो टेंशन है। हाँ उनके साथ बात करनी पड़ेगी। I mean, बच्चे अगर कहते हैं कि क्यों इनके पैर छूने हैं, आई डोंट फील कि वो उसके लिए डिजर्व करते तो हैं, तो लेट अस एक्सेप्ट दिस। हाँ बिल्कुल कि ठीक बात। एक व्यक्ति को खुद डिसाइड करना है कि उसे किसका मतलब अपने हिसाब से शिष्टाचार और उसको किसका आदर करना है और कितना। बिल्कुल। तो कोई आदमी आपके पैर सम्मान के साथ भी छू सकता है और कोई आपके पैर सम्मान के बिना भी छू सकता है, लेकिन आपको पता चल जाता है आंखों से कि यार। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है, ये मेरा अपना विश्लेषण है, वो राजा महाराजा होते थे ना, उनको सब झुक के सलाम करते थे। मुझको इसलिए लगता है कि वो झुक के इसलिए करते थे क्योंकि अगर आंखों में देख ले तो राजा को पता चल जाएगा कि 2 कौड़ी की तो ही करता है, तो राजा को ये ना पता चल जाए कि मैं इसकी कोई इज्जत नहीं करता, तो वो झुक के सलाम करना खतरा वो है। हाँ है। तो हमने क्या है, बच्चों को शिष्टाचार सिखाने में सारी जान लगा दी।